पार्टी के हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र और सभी विषयों पे आपसे संवाद करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आपके साथ वार्ता प्रारंभ करें। भैया आप लोग सेट कर थोड़ा बैठ जाइए, बाद में सेट कर दीजिए। आप जिसके पास स्टैंड है, स्टैंड नहीं है वो थोड़ा साइड में आ जाए। जिनके पास स्टैंड नहीं है वो जरा कॉर्नर में से ले। आप यहां जाओ भैया, आप इस ओर आ जाओ। आप जरा यहां जाइए, पीछे दिख नहीं रहा ना। और आप सब लोग बैठ जाइए कुर्सी पर। बैठ जाओ भैया। मित्रों, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय चरण का भी मतदान कुछ घंटों में होने जा रहा है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का जो रुझान और मतदाताओं का झुकाव ध्यान में आया है, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और पहले पश्चिम में जब चुनाव शुरू हुआ था तब लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है, मगर जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आने वाली है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे रुहेलखंड हो, चाहे अवध हो, चाहे गोरक्ष हो, चाहे काशी हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी एक तगड़ी बढ़त लिए हुए है। इस बार चुनाव में अंत समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। मित्रों, गठबंधन हमेशा दो दलों के बीच में होते हैं, दो विचारधाराओं के बीच में होते हैं। मगर ये जो गठबंधन है, ये ना दलों का गठबंधन है, ना विचारधाराओं का गठबंधन। वैचारिक रूप से देखें तो ये बड़ा अपवित्र प्रकार का गठबंधन है, क्योंकि जिस पार्टी के सिद्धांतों ने पूरा समय कांग्रेस का विरोध किया, लोहिया जी का पूरा जीवन कांग्रेस के विरोध में रहा, वो समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस के साथ चुनाव जीतने के लिए गठबंधन करती हुई नजर आती है। और ये पार्टियों का भी गठबंधन नहीं है, दोनों पार्टियों में काफी इसका विरोध है। ये गठबंधन को ज्यादा सूक्ष्मता से देखे तो ये दो भ्रष्टाचारी कुनबों का, दो भ्रष्टाचारी परिवारों का गठबंधन। मित्रों, और गठबंधन करने के साथ ही श्री अखिलेश यादव ने अपनी हार सीधे तौर पर स्वीकार कर ली, क्योंकि मैं मानता हूं अगर अखिलेश जी को विश्वास होता कि 5 साल के उनके कार्यकाल के बूते पर वो दोबारा चुनकर बहुमत में आ सकते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन न करते। उन्होंने गठबंधन कर दिया है। वो गठबंधन द्योतक है कि उनमें आत्मविश्वास का अभाव है, जीत के विश्वास का अभाव है। पूरे प्रदेश में लचर कानून और व्यवस्था,
क्राइम के हर हेड के अंदर यूपी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में सबसे ऊपर है। और पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वो किसान हो, छोटा गरीब हो, गांव हो, महिला हो, व्यापारी हो, सभी के सभी वर्ग असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कानून और व्यवस्था इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ कॉस्मेटिक डेवलपमेंट के कदम उठाकर अखिलेश जी इतने बड़े प्रदेश को झांसे में डालना चाहते हैं। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, क्या हर गांव में 24 घंटा बिजली आप पहुंचा पाए हैं क्या? हर गांव में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा पाए हैं क्या? स्वास्थ्य सेवाओं का आज के समय के अनुरूप इंप्रूवमेंट हुआ है क्या? किसानों के धान की खरीदी होती है क्या? गन्ना किसानों को समय पर भुगतान होता है क्या? महिलाएं सुरक्षित है क्या? किसान के पशुधन की सुरक्षा अब कत्ल खानों के गुंडों से कर सकते हैं क्या? ये सारे मुद्दों के जवाब अखिलेश जी के पास नहीं है। वो सिर्फ एक गठबंधन के सहारे पर जनता की आंख में धूल झोंककर एक नया मैंडेट लेना चाहते हैं। उनकी मेट्रो की एडवर्टाइज देखकर लखनऊ में एक महीने में कम से कम 10,000 लोग मेट्रो में बैठने गए, अपने परिवार को लेकर वापिस आ गए, क्योंकि मेट्रो चालू ही नहीं हुई। अगर चालू नहीं हुई तो हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करने की जल्दबाजी क्या थी, इसका जवाब उनके पास नहीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में भी कम से कम 15 जगह पे नीचे उतरकर फिर से आना पड़ता है। डायवर्जन दिए हुए हैं, मगर उद्घाटन कर दिया गया है क्योंकि चुनाव आता था। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में 5 साल में कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर, रोड बनाने में घोटाले, भर्ती के घोटाले, मेट्रो बनाने में घोटाले, बिजली वितरण के काम में घोटाले, कई प्रकार के घोटालों से लिप्त सरकार खनन माफिया को फिर से टिकट देकर उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, वो सिद्ध कर दिया है। अभी अभी चुनाव शुरू होने के बाद कल सर्वोच्च अदालत ने उनके एक मंत्री के खिलाफ बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज करने का हुक्म किया है और दूसरे एक विधायक के खिलाफ रेप और रेप के बाद महिला साक्ष्य न दे पाए इसलिए हत्या का भी आरोप लगा है। मगर आज तक अखिलेश जी ये दोनों चीजों पर जनता के सामने न प्रेस मीडिया के सामने कुछ खुलकर बोल रहे हैं। बुलंदशहर की शर्मनाक घटना आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। उसको देखकर याद कर कर लोग आज भी कांप रहे हैं। जमीन कब्जा पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मथुरा का राम वृक्ष का कांड उसका एक ऐसा उदाहरण था जिसने उत्तर प्रदेश को पूरे देश के अंदर शर्मसार किया है। मोदी सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर साल उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा है। मगर वो 1 लाख करोड़ रुपया जो ज्यादा भेजा, 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा, वो कहां गया, कैसे खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, इसका कोई हिसाब देने में समाजवादी पार्टी की सरकार विफल रही है। मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2.5 साल में 52 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को, जो कि बीपीएल कार्ड होल्ड करती है, ऐसी महिलाओं को गैस देने का काम समाप्त कर दिया है। गैस का चूल्हा महिला के घर में पहुंचता है, शौचालय पहुंचता है, बैंक अकाउंट पहुंचता है, 1464 गांवों में बिजली पहुंचती है। यूरिया का कारखाना यहाँ गोरखपुर में शुरू होता है। एम्स की नींव डाली जा रही है। कई सारी नई रेलगाड़ियां बिछाई जा रही है। 11,000 से ज्यादा गांवों में शौचालय बनाने का काम समाप्त कर दिया गया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार बड़े मन से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगी है, मगर बहुत सारे विषय जो है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है,
ग्रामीण विकास है, कृषि है, ये सारे विषय हमारे संविधान में स्टेट सब्जेक्ट के नाते दिए हैं। जब तक राज्य सरकार ठीक नहीं होती, इन चीजों में केंद्र सरकार मदद नहीं कर सकती। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि केंद्र में जो भाजपा सरकार है, इसका सहयोग करे, ऐसी एक राज्य सरकार लानी चाहिए। हमने हमारे चुनाव संकल्प पत्र के अंदर सभी किसानों का, छोटे और सीमांत किसानों का ऋण लोन पूर्णतया माफ करने की बात करी है, नया ऋण ब्याज मुक्त करने की बात करी है, कन्याओं को मुफ्त शिक्षण देने की बात की है, 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को पेमेंट मिल जाए, इस प्रकार की एक परमानेंट यंत्रणा एस्टैब्लिश करने की बात की है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक अध्यादेश लाकर यांत्रिक कत्तलखानों पर प्रतिबंध लगाने की हमने बात कर किसानों के पशुधन को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वर्ग 3 और 4 के बहाली के अंदर इंटरव्यू को समाप्त कर करप्शन को, बहुत बड़ा करप्शन का दरवाजा बंद करने की भी हमने बात करी है। 40 नई डेयरियां, 25 मेडिकल कॉलेज और 80 इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में डालने का एक खाका भारतीय जनता पार्टी बनाकर आई है। और पूर्वांचल विकास प्राधिकरण के माध्यम से हर साल 1000 करोड़ पूर्वांचल के विकास के बुनियादी कामों के लिए देने का भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है। ये पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश पूरा विकास के मामले में पिछड़ा है, मगर पूर्वांचल और भी पिछड़ा हुआ है। दिमागी बुखार यहाँ के बच्चों के लिए भय बना हुआ है। नई नस्ल हमारी जो आ रही है, वो जन्म लेने के साथ ही तबाही के कगार पर खड़ी हो जाती है। 29 चीनी मिलें बंद हो गई है, औद्योगिक पिछड़ापन है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति एकदम लचर हो चुकी है। यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हर थाना वोट बैंक को ध्यान में रखकर कानून और व्यवस्था की स्थिति को नीचे जमीन पर ले जा रहा है। इसके कारण बहुत बड़े तबके के साथ अन्याय होता है। औद्योगिक पिछड़ापन पूरे पूर्वांचल में दिखाई पड़ता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार ही इस सारी समस्याओं का निवारण है। जहां जहां हम सत्ता में आए, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, चाहे अब आसाम, हर जगह पे विकास की एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की अपील पर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और जिस क्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है, इस देश में से जातिवाद की राजनीति का मृत्यु घंट बजना निश्चित है। जिस क्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, परिवारवाद की राजनीति का मृत्यु घंट होना निश्चित है। और जिस क्षण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तुष्टीकरण की भी राजनीति का मृत्यु घंट बजना निश्चित है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदल लाने जा रहा है मित्रों। और मैं आप सबको भी मेरी पार्टी की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हमारी इस बात को, हमारी इस अपील को, हमारे दिल में जो दर्द है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, पिछड़ेपन के लिए, इसको आप उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, इनको बुला लो जो जानते हैं अपने। आप ऊपर आ जाइए। तिवारी, सत्यन जी, आप नाम बोलते हैं। तिवारी जी नाम बोलो। और विवेक तिवारी जी, इंडिया 24x7। मैं विवेक तिवारी जी, मीडिया के चैनल इंडिया 24x7। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने अपने संकल्प
जरूर देख देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है उसका मैं स्वागत करता हूं। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि हमारा स्टैंड हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। मुस्लिम महिलाओं की जो अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए अब ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का समय देश में आ चुका है। हमने हमारा स्टैंड सर्वोच्च अदालत के सामने रखा है और उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी पार्टी के नाते ज्वाइन होकर ट्रिपल तलाक के मामले में स्पष्ट रूप मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के रक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। टीपी साहिब जी, अमर उजाला से टीपी साहिब जी कुछ क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जी, आपने अभी कहा कि हमारी सरकार परिवारवाद के खिलाफ, लेकिन आपके पार्टी ने तमाम ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके घर के लोग सांसद हैं, उनके भाई को टिकट मिला है, जिनके बाप सांसद हैं उनके बेटे को टिकट मिला है। आपके परिवारवाद ने और कांग्रेस के परिवारवाद में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, मैं समझाता हूँ। कांग्रेस में जन्म के साथ ही अध्यक्ष तय हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। मैं अब आपने बोल लिया, मुझे सुनिए। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री है, उनका बेटा मुख्यमंत्री बनता है। जवाहरलाल जी की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनता है, राजीव गांधी की पत्नी कांग्रेस की अध्यक्षा बनती है, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसको परिवारवाद कहते हैं। किसी एमपी का बेटा 15-20 साल काम करते करते कार्यकर्ता के नाते विधायक का चुनाव लड़े, इसको आप परिवारवाद मत मानिए। दोनों में बहुत अंतर है। मुमताज जी आपको सर नहीं, एक मिनट। मुमताज जी एएनआई से गोरखपुर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ अपने पीटीआई से भाजपा ओम प्रकाश पासवान विधायक होते हैं, उनके भाई चंद्रेश पासवान विधायक होते हैं, उनकी पत्नी सुभावती पासवान सांसद होती है, कमलेश पासवान उनके बेटे सांसद होते हैं, उनके बेटे कमलेश के भाई को टिकट दिया जाता है। ये परिवारवाद नहीं है भाजपा में? ना जी, इसलिए नहीं है। अर्जुमन बानो जी, भाई हम इस तरह से बहस नहीं कर सकते। टाइम्स ऑफ इंडिया, अर्जुमन बानो जी प्लीज एक करके क्वेश्चन पूछिए, एक करके प्लीज साहिब जी एक आदमी को क्वेश्चन करने दीजिए। ओ भाई, आप मत टैकल करो, ऐसे मत करो। एक छोटा सा एक सेकंड, मैं परिवारवाद पर फिर से एक बार स्पष्टता कर दूं। हम बहस नहीं कर सकते। मैं मेरी पार्टी का रुख आपके सामने रख सकता हूं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ समझाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का बेटा योग्यता के बगैर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ना इसका क्लेमेंट भी बन सकता है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष का बेटा सीधा जन्म से प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा जन्म से सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आप परिवारवाद की व्याख्या को अपने मनगढ़ंत तरीके से मत फैलाइए। बस मेरा काम मेरी पार्टी का रुख रखना है भैया। मुमताज जी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पीटीआई मुमताज जी एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूंगा सर कि इस बार आपने अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा। दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ कि शहजादे की जो परिभाषा है आपकी, वो जरा जानना चाहता हूँ। दो शहजादे हो गए, पहले एक ही था। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री के फैसले का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि चुनाव के बाद हमारा विधायक मंडल और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर मुख्यमंत्री का हमारा प्रत्याशी तय करेंगे। और दूसरी बात, शहजादे शब्द प्रयोग इसलिए है कि जिनको जन्म से ही सब कुछ मिलता है, जो अमर उजाला के मित्र कहते हैं, इसी तरह से जन्म से ही सब कुछ मिलता है, इसको शहजादे कहते हैं। अजय सिंह जी हिंदुस्तान से। हेलो, पार्टी के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। माइक दे रहे हैं आपको, माइक दे रहे हैं प्लीज। अमित जी, मेरा आपसे सवाल है। आपने दिमागी बुखार का भी जिक्र किया, पूर्वांचल की बहुत बड़ी समस्या है। भाजपा का क्या रोड मैप है इस दिमागी बुखार से पूर्वांचल को निजात दिलाने? देखिए, दिमागी बुखार के लिए सबसे बड़ी लड़ाई कोई अगर लड़ा है तो हमारे सांसद योगी आदित्यनाथ जी लड़े हैं।
इन्होंने इस मुद्दे को भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ उठाकर इस पर R&D का काम शुरू किया है। दुनिया भर के लोगों से भारत सरकार ने, दुनिया भर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करने वाले लोगों से भारत सरकार ने उसकी डिटेल बनाई है और एम्स जो बनने जा रहा है गोरखपुर में, इस पर रिसर्च करने के लिए एक पूरा नया विंग एम्स के अंदर पूर्वांचल में इस दिमागी बुखार पर बनने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हमारे सांसद योगी आदित्यनाथ का ही योगदान है। जुम्मन बानो जी, टाइम्स ऑफ इंडिया से। बुनकरों की बड़ी बुरी हालत है हमारे प्रदेश में, हमारे देश ये डिस्ट्रिक्ट में खास करके, तो क्या बीजेपी के पास कोई रोड मैप है उनको रिवाइव करने के लिए? आपके पास कोई पॉलिसी है? क्योंकि वो बड़े तटस्थ, बड़े त्रस्त दिखाई दिए हैं और उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला भी किया है इलेक्शंस का, तो इसके लिए क्या है आपके पास पॉलिसी? देखिए, सिर्फ बुनकर नहीं, जितने भी परंपरागत पेशेवर उद्योग गुजरात उत्तर प्रदेश में है, बहुत सारे थे एक जमाने में। इत्र कहीं बनता था, कहीं बर्तन बनते थे, बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक पेशेवर उद्योग था। उसको इसकी तबाही हुई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया गया, ना बिजली समय पर मिलती है, ना सरकार ने उसके ऑर्गेनाइज मार्केटिंग की व्यवस्था करी है, ना उनको सस्ता लोन मुहैया कराया गया। हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर इसको लिया है और एक पैराग्राफ इसके लिए ड्राफ्ट किया है कि उनको सस्ती बिजली दी जाएगी, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जाएगी और उनको उनकी कौशल्य वर्धन के लिए भी उनको प्रशिक्षित कर उनकी आज की स्पर्धा में टिक पाए उनकी प्रोडक्ट, इस प्रकार की प्रोडक्ट बनाकर उसको मदद किया जाए। राम गोपाल जी, अध्यक्ष जी, धर्मेंद्र जी, राष्ट्रीय सहारा से। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है कि 11 मार्च के बाद का है, अगर यूपी में हंग असेंबली की स्थिति बनती है तो क्या बीजेपी पुराना इतिहास दोहराएगी या कुछ और इसमें सोचेगी? कोई हंग असेंबली का सवाल नहीं है, आप इससे निकल जाइए। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हंग असेंबली का दूर दूर तक कहीं पर सवाल नहीं। धन्यवाद। इंद्रमणि जी, राम गोपाल जी को दीजिए। राम गोपाल जी, ईटीवी। राम गोपाल जी, ईटीवी। अमित शाह जी, मेरा सवाल ये है कि जो अभी तक 2 चरणों का चुनाव हुआ है, इसमें आपका मुकाबला एक तरफ से बसपा से होता लग रहा है। तीसरे चरण के बाद आगे के चरणों में आपका मुकाबला किससे है? देखिए, कहीं सपा है, कहीं बसपा है, मगर हम सब जगह पे हैं और ये दोनों पार्टियां भी स्वीकार कर रही हैं। तीसरे चरण में सपा और बसपा दोनों को एक एक सीट वाइज हमारा मुकाबला है, मगर भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर प्रथम नंबर की रेस में है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। विजय त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी। तीसरे चरण की लड़ाई जो कहा जाता है कि एक तरीके से ये यादव लैंड है, वहां पे आप वहां पर भी हमारा मुकाबला सीट वाइज है, सपा बसपा से। अमित जी, मैं विजय त्रिवेदी हूँ, न्यूज स्टेट इलेक्शन से। आपको देश का सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल कमेंटेटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट माना जाता है। अभी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आपने 60 से ज्यादा रैलियां कर लिया, मुझे जानकारी है। इस 5 मैचों की जो सीरीज है, इसमें 2 वनडे मैच हैं पंजाब में और उत्तराखंड में, 2 2020 मैच हैं मणिपुर में और गोवा में, और 1 टेस्ट मैच हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस पर आपकी पॉलिटिकल कमेंट्री क्या है? देखिए, अभी मणिपुर में चुनाव में जनता का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश तीनों जगह पे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पंजाब में मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। परिणाम के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का आकलन करना अभी संभव नहीं है। गिरीश पांडे जी, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल किसानों के कर्ज माफी से है। इसके लिए प्रदेश सरकार की क्या जरूरत है? ये काम तो सीधे सीधे केंद्र का है, प्रदेश सरकार से इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको इसमें क्यों शामिल किया? मतलब नहीं है, बात आपकी सही नहीं है। कई बार प्रदेश सरकारों ने किसानों के ऋण माफ किए हैं। प्रदेश सरकार का पूर्ण अधिकार है किसानों का ऋण माफ करने का। आप, मुझे लगता है, सिर्फ राहुल जी को ही सुनते हैं 1-2 दिन से। नहीं, ये कई जगह पे देश में, तमिलनाडु से लेकर केरल से लेकर उत्तराखंड तक कई जगह पे किसानों का ऋण प्रदेश सरकारों ने माफ किया है। ये कोई नई परंपरा नहीं है और अगर नई परंपरा है भी तो
भारतीय जनता पार्टी को आनंद है इस परंपरा को शुरू करने का। सलीम खान जी एनडीटीवी से। सलीम खान जी। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी जो है छोटे राज्यों की पक्षधर रही और अटल जी के गवर्नमेंट में 3 राज्य बनाए गए। आपकी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनने के बाद से क्या पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा? अभी ऐसा कोई निर्णय हमने नहीं किया है, ना नीतिगत इस विषय पर कभी विचार हुआ है। आरपी सिंह जी दैनिक आज से। आरपी सिंह। आपके दल को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहा जाता है और जब चुनाव आता है तो आप जो है दूसरे दलों से रिक्रूट करते हैं प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए। क्या आप दल चलाने का मतलब ये नहीं है कि आपके कार्यकर्ता चुनाव लड़ने? माइक जरा सामने रखे, मेरे सामने रखने की जगह आपके मुंह के सामने रखे। ऐसे करिए, ऐसे करिए। ये आपका दल जो है दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहा जाता है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप जो है जिताऊ के नाम पे दूसरे दलों से प्रत्याशी इंपोर्ट करते हैं। यह बात कैडर बेस्ड पार्टी के लिए कितना उपयुक्त है? देखिए, कहा जाता है ऐसा नहीं है। मेरा दल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, पहले तो मैं स्पष्टता कर दूं। और दूसरा, जहां तक बाहर से प्रत्याशी लेने का सवाल है, यहाँ पर पार्टियां बिखर रही है। उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से बिखर रही है, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, बुरी तरह से बिखरा है। सार्वजनिक जीवन में जो अच्छा काम करते हैं और मेरी पार्टी के सिद्धांत और मेरे नेतृत्व में श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनको चुनाव के पहले पार्टी में जोड़ना मैं नहीं मानता कोई बुरी बात है। ये इनको जोड़कर हम जनता के सामने जनादेश के लिए जा रहे हैं, फैसला जनता ने करना है। यूएनआई से उदय प्रताप पांडे जी। यूएनआई। सरकार आ रही है, क्या 2012 विधानसभा चुनाव में एक लहर थे, राम लहर आया, और 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी की लहर के पूर्व भवन से सरकार आई। आपकी भी मानेंगे कोई लहर है क्या? मैंने कहा भाई, लहर नहीं सुनामी है, कुछ नहीं बचेगा। आप काउंटिंग आए इस दिन देख लीजिए, 9 बजे सरकार तय हो जाएगी। पवन शाह जी एएनआई। पवन शाह जी एएनआई। सर, मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी के बयान पे, गोद लेने वाले बयान पे प्रियंका गांधी का कहना है कि यूपी को किसी भी व्यक्ति को गोद लेने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई प्रवक्ता जवाब दे देगा भैया, मुझे कहा इस बात में उलझ जाते हो। अच्छा सर, महिला लेवल 1 रहने दो। सर, महिला की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है बीजेपी में, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात हुई तो उस समय महिलाओं को टिकट देने में शायद आपने ध्यान से नहीं दिया, सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी। मीरा श्रीवास्तव एबीपी न्यूज। अमित जी, आपसे सवाल है कि जो आप सुनामी की बात कर रहे हैं, तो पिछला अगर ये 9 विधानसभा गोरखपुर की अगर सीटों की बात करें तो बसपा 4 सीटों पे रही है और भाजपा 3 सीटों पे, और प्रदेश में भी ज्यादातर सीटों पे बसपा दूसरे नंबर पे रही है हार कर। तो क्या लग रहा है, सुनामी कितना आपका काम कर पाएगी? मुझे लगता है आप 2012 के आगे ही नहीं आए, बीच में 2014 आता है। 2014 के आंकड़े देखेंगे तो मालूम पड़ेगा हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रथम है। 12 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 17 आता है। टाइम हिंदुस्तान टाइम्स के जयदीप जी। सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। ये 403 सीटों पे बीजेपी को एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला, इसका क्या कारण रहा? और दूसरा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गोरखपुर एरिया में एक रिबेल देखा गया, एक बगावत के सुर देखे गए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम प्रत्याशी और मतदाताओं को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखते, हमारी पार्टी की परंपरा नहीं। मगर आपके नजरिए से मैं देखूं तो बाकी 2 पार्टियों ने बहुत सारे दिए हैं, देने चाहिए, इससे ज्यादा भी दिए, इसलिए आप यूपी का चिंता मत करिए, प्रतिनिधित्व तो हो जाएगा। दूसरी बात, मेरा जवाब तो समाप्त होने दो भैया। दूसरी बात, जहां तक रिबेल का सवाल है, मेरी पार्टी की इस बार जीत की संभावना पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती थी, सारे प्रत्याशी भी जानते हैं, इसलिए एक सीट पर बहुत सारे लोग टिकट मांगने के लिए आते हैं। टिकट तो एक ही तो मिलता है,
थोड़े समय असंतोष रहता है। जैसे जैसे आज भी 3 रिबल्स ने पर्चा वापस ले रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाता है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव के मैदान में लगी। समाप्त हुआ। सर एक पूछ लो। एक सवाल और ये आ रहा है सर कि ऐसा कहा जा रहा है कि शिवसेना भी उन जो बागी लोग हैं उनके साथ यहाँ पे उनके समर्थन में शिवसेना 2012 में भी चुनाव लड़ी थी, आंकड़े देख लीजिए। धन्यवाद आप सभी का। माननीय भूपेंद्र जी, एक पुस्तक का भी सूचन होना है। माननीय भूपेंद्र जी को मैं माइक। मित्रों, 2.5 साल के माननीय प्रधानमंत्री जी के काम में जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, देश भर के सारे लेखकों ने एक पुस्तक का रूप में सारे लेखों का संग्रह करके प्रकाशित हुआ और सारे निष्पक्ष लेखों का यहाँ के मीडिया और बुद्धिजीवियों के लिए भी है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, पुस्तक के लेखक श्री शिवानंद द्विवेदी और शिवानंद जी का बाद में स्वागत करेंगे, मैं पीछे लाऊं। इस पुस्तक की प्रस्तावना भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखी है। ये पुस्तक परिवर्तन, और जो परिवर्तन सारे विषयों को लेकर के पूरे देश भर में हुआ है। आओ भाई, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी नजीक आ जाइए जी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा इस बेहतरीन संकलन के लिए शिवानंद जी का आप करो। शिवानंद जी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आभार। आइए शिवानंद जी। आप घोषणा कर दीजिए। आपका परिचय करवा दीजिए प्रमुख से। राम प्रकाश जी आइए। हेलो, श्री राम प्रकाश शुक्ल जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं। 3 बार से लगातार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री धर्मेंद्र त्रिपाठी, जिला कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व वाइस चेयरमैन, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रविंद्र त्रिपाठी जी, जिला पंचायत के सदस्य सहजनवा से हैं, और इन लोगों के साथ इनके सभी समर्थक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनाने का घोषणा किया जाता है। आपको करके जाएंगे। ये तो है कहाँ नहीं मिला यार, वो उधर